हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। तो बच्चों, आज हम अपने डे 20 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपनी आज तक की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग के बाद वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और फिर हमने पढ़ा था बेनिफिट्स कह सकते हैं, मेरिट्स कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस। बेनिफिट्स, मेरिट्स और इम्पॉर्टेंस भी बोला जा सकता है इन्हें। हमने पढ़ा था बेनिफिट्स, मेरिट्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक कौन सा। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि सर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंस के बारे में, और देन वी हैव टू स्टडी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। बच्चों, तो देखो, हमने जैसा कि अभी पढ़ा कि हमने आज की क्लास में कवर करना है सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या कवर करना है? तो वी हैव टू स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखो भाई, सबसे पहली चीज यहाँ पे जो हमारे आती है ये है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब तो क्लियर हो रहा है कि सर जो बिजनेस है उससे रिलेटेड। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सर स्ट्रक्चर तो सर ऐसा है कुछ जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है कि हमारे 2 हाथ हैं, हमारी 2 आंखें हैं, एक मुंह है, जिससे हम बोल सकते हैं एक ब्रेन है जो क्या करता है, पूरी बॉडी को सिग्नल पहुंचाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत तरीके के बोन्स हैं, नसेस वगैरह है, नर्वस सिस्टम वगैरह है, स्पाइनल कॉर्ड, सब कुछ है। सबको क्या कर रखा है हमने, एक तरीके से सबको आपस में कनेक्ट कर रखा है, तो हमारी बॉडी वर्क कर रही है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तमाम जॉब पोजीशंस है, मतलब जितने भी लोग हमारे यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर के काम करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उन सभी के सभी लोगों को आपस में एक साथ कनेक्ट रखने वाला पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसलिए हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? तो इट रेफर्स टू दैट नेटवर्क ऑफ, ये एक तरीके का नेटवर्क है। किस चीज का? नेटवर्क ऑफ डिफरेंट जॉब्स बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्सन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल। मतलब कुल मिला के हमारी कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, चाहे किसी के पास अथॉरिटी ज़्यादा है, मतलब कंपनी का सीईओ, और किसी के पास अथॉरिटी कम है, मतलब उसी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड, तो जितने भी लोग उस कंपनी के अंदर काम करते हैं, जितने भी डिफरेंट जॉब पर्सन्स हैं, चाहे उनकी अथॉरिटी कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी हो, उन सबका जो एक प्रॉपर नेटवर्क होता है ना, उस नेटवर्क को, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर एन एग्जांपल, मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी का काम क्या है, वो कार्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उसने क्या कर रखा है, उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे मोटर वाला डिपार्टमेंट अलग होगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग होएगा, बॉडी शेपिंग का अलग होएगा, क्लीनिंग वगैरह का अलग होएगा, उसके बाद क्या कहते हैं फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, पेमेंट डिपार्टमेंट अलग होगा। लेकिन ये सभी के सभी डिपार्टमेंट्स को हमें एक साथ जोड़ के रखने के लिए जो हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब वी कैन इजीली से दैट द नेटवर्किंग ऑफ डिफरेंट पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट जॉब पोजीशंस विद डिफरेंट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड of different
level. When they will get connected with themselves, it is called an organizational structure. कि हम organizational structure उसको जब ही कहेंगे जब वो सबके सब आपस में कनेक्ट, तो एक प्रॉपर पैटर्न बन जाए कि भैया ये हमारे सबके बॉस हैं, इन बॉस के अंदर में यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, इसको बी भैया कंट्रोल कर रहे हैं, इसको सी भैया कर रहे हैं, इसको डी भैया और इसको ई भैया। उसके बाद बी भैया के नीचे भी 3 लोग हैं, क्या क्या नाम है उनका नाम है ई एफ जी। इस तरीके से जो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि सर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है सर, क्यों जरूरी है स्ट्रक्चर बनाना? मतलब भैया कपड़े पहनना जरूरी क्यों है? मतलब ऊपर शर्ट और नीचे पैंट ही क्यों पहनते हो, नीचे शर्ट क्यों नहीं पहनते, ऊपर पैंट क्यों नहीं पहनते? तो सर इसलिए नहीं पहनते ताकि हम व्यवस्थित नहीं लगेंगे। अगर हमने कुछ भी उठपटांग पहना तो हम व्यवस्थित रूप से दिखेंगे नहीं किसी को भी। और क्या कहते हैं, कोई भी आकर के हमसे ऐसे कहता है अरे भैया देखो क्या कस्टम है इसका, क्या यूनिफॉर्म है, क्या है, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रॉपर स्ट्रक्चर बना करके चलते। जैसे हमारा जो मकान बनता है, घर बनता है, घर में एक वॉशरूम भी होता है, एक किचन भी होता है, एक बाथरूम भी होता है, और उसके बाद बेडरूम भी होता है, हॉल भी होता है ना। तो सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हर चीज़ का अपना एक प्रॉपर रोल होता है और ये सब चीज़ें आपस में कनेक्ट रहें, इसलिए हम इनको स्ट्रक्चर बना करके रखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दिया तो जाहिर सी बात है सब लोग आपस में कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, स्मूथ वर्किंग होगी। क्या होगी? स्मूथ वर्किंग होगी। स्मूथ वर्किंग के अलावा हमें, अगर हमने स्ट्रक्चर बना रखा है तो हमें पता लग जाएगा कि भैया इस डिपार्टमेंट की गलती है, सी की गलती है, तो हम बी डी और ई को नहीं सुनाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सी को पकड़ेंगे। मतलब क्या है, इजी कंट्रोल करने में भी हमारे को ये बहुत ज़्यादा आसान तरीके से हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमें ट्रेनिंग देने में भी हेल्प करता है। कैसे कि हमने मान लो बना रखे हैं, क्या अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, तो जिस चीज़ से रिलेटेड हमारा क्या आएगा, चेंज आएगा, उस चीज़ से रिलेटेड हम चेंज तुरंत लेकर के आएंगे। इजी कंट्रोल रहेगा, स्मूथ वर्किंग रहेगी। इसके अलावा सबके अंदर रोल क्लैरिटी रहेगी कि भैया स्ट्रक्चर बन रखा है तो उन्हें पता है कि उनका कैबिन कौन सा है, उनका ऑफिस कौन सा है, वो वहीं रहे हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका रोल बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो रखा है, और अगर उन्होंने किया तो भैया स्मूथ रनिंग में तो दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, एक सेकेंड और क्या है कि इसके मदद से क्या हो जाता है, इजीली कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं सारे के सारे लोग। स्मूथ फ्लो, ऑर्गेनाइज ऑल फंक्शंस प्रॉपरली, कि भैया ये एक तो स्मूथ फ्लो है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल फंक्शंस, सारे के सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम किए जाएंगे। रोल क्लैरिटी रहेगी, सबको पता रहेगा क्या काम करना है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन करने में हमारे को हेल्प मिल जाएगी। कैसे कि हमें पता है कि अगर हम सेल्स वाले पर्सन हैं तो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें पता है कि हम प्रोडक्शन वाले हैं तो हमें जो रॉ मटेरियल वगैरह कलेक्ट कर रहा है उससे बात करनी पड़ेगी। हमें पता है कि हम रॉ मटेरियल वाले हैं तो हमें मैनेजमेंट के पास जा कर के पता करना पड़ेगा कि किस चीज़ से रिलेटेड किस तरीके का रॉ मटेरियल हमें पहुँचाना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सर सिंपल है कि हमारी कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं सबको हमने प्रॉपर एक जगह बिठा दिया, प्रॉपर सबका अलग अलग डिफरेंट कैबिन बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया, और उसी को हम कह देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो इसलिए इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि इट रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस based on different persons authority and responsibility when they will get connected with themselves is called a organizational structure। और स्ट्रक्चर बनाने का फायदा क्या है? तो सर फायदा तो सिंपल है, क्या कि काम अच्छे से होगा, कुछ भी चेंज आ गया तुरंत हम उस चेंज को उस अलग डिफरेंट पैटर्न में जा करके, मतलब उस अलग जहाँ पे जिस स्पेसिफिक पार्ट में चेंज लाना है हमें, हम वहाँ जा करके उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे, इफेक्टिवली ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वी कैन compete with that particular change of environment। उसके अलावा स्मूथ फ्लो में काम करेगा, सारे के सारे फंक्शंस बढ़िया तरीके से होंगे, लोग आपस में अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, है कि नहीं? मतलब पता रहेगा ना किसको किसका कौन सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, तो दे विल गेट कोऑर्डिनेटेड विद देमसेल्व्स इन वेरी इजी टर्म्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग होगा क्लियर, और उसके बाद हमने पढ़ लिया कि इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम पढ़ेंगे अपना जो थर्ड टॉपिक था
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो अब हमने पढ़ना है अपना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात आती है कि सर ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दरअसल क्या होता है। तो बच्चों मैनेजमेंट का मतलब तो आप लोगों ने पढ़ लिया है कि भैया मैनेजमेंट हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो सर एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाते हैं और काम किस मैनर में करवाते हैं कि जो भी अपना गोल है वो भी हम इजीली अचीव कर सके ऑन टाइम, हमारा ना टाइम वेस्ट हो ना हमारा रिसोर्स वेस्ट हो और हमारा काम भी कंप्लीट हो जाए। पर बात आती है कि सर ये स्पैन क्या होता है। स्पैन का मतलब होता है एक तरीके से स्पैन जो है इसको हम कह सकते हैं कवरिंग एरिया। क्या कह सकते हैं? कवरिंग एरिया। मतलब जहां तक आपकी पहुंच को हम कह सकते हैं स्पैन, है ना। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी मैनेजर का, जो भी बंदा मैनेजमेंट करता है उस बंदे के मैनेजमेंट के पहुंच के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं क्या है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो इट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी पावर। क्या है कि ये एक तरीके से कैपेबिलिटी पावर के बारे में बताता है, कैपेबिलिटी पावर ऑफ अ मैनेजर, कि किसी भी मैनेजर की कैपेबिलिटी के पावर के बारे में बताता है। दैट हाउ मच सबॉर्डिनेट्स, कि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं हम कि हाउ मच सबॉर्डिनेट या वर्कर्स कैन बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय वन सुपीरियर। कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय वन सुपीरियर, या फिर हम मैनेजर भी कह सकते हैं। मतलब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो सर कुछ भी नहीं है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बस ये क्या करता है, कैपेबिलिटी पावर के बारे में बताता है किसकी, किसी भी मैनेजर की। और किस तरीके की पावर सर, तो हाउ मच सबॉर्डिनेट, कि कितने सबॉर्डिनेट को वो मैनेजर अकेला क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर। ये अक्सर एग्जाम्स में केस स्टडीज के फॉर्म में आता है, ठीक। और जैसा कि इस बार तो आपका एग्जाम्स भी एमसीक्यू वाला आने वाला है, तो आप लोगों को ऐसे कुछ छोटे छोटे तुच्छ से पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो सर कुछ भी नहीं, ये जो है ये वर्किंग एबिलिटी भी कह सकते हैं, कैपेबिलिटी पावर भी कह सकते हैं। किस चीज के, किसी भी मैनेजर के, कि वो कितने बंदों को कंट्रोल कर सकता है। जैसे मैं अकेला 100-150 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 बच्चे नहीं पढ़ा पाते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10-10 हजार लोगों को पढ़ा देते हैं। मतलब क्या, डिफरेंट पर्सन हैज डिफरेंट कैपेबिलिटी पावर। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में कहा गया कि मैनेजर की जो कैपेबिलिटी पावर होती है कि वो कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है या वो कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, उसी पावर को हम कहते हैं क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब बात आती है कि सर क्या ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं क्या, मतलब ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड भी रहता है। मतलब फैक्टर्स बताइए सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया किसी भी बंदे की कंट्रोलिंग पावर जो होती है, कंट्रोलिंग पावर को हम किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मतलब मान लो मेरी कंट्रोलिंग पावर है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 वर्कर्स को कंट्रोल कर सकता हूं, तो अगर मुझे इस पावर को बढ़ाना है, या ऐसी कौन सी चीज होगी मेरे अंदर की जिन चीजों से चीजें चेंज हो जाती है। तो देखो भाई फैक्टर्स जो है वो कितने हैं, फैक्टर्स हमारा 4 फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आता है क्या, सबसे पहले आता है कैपेसिटी कह सकते हो आप, या नॉलेज कह सकते हो, कैपेसिटी, नॉलेज, या फिर इंटेलिजेंस लेवल। ये चीज़ सबसे ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आपके पास नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है एक तरीके से, या फिर आप कितने बुद्धिमान हो। तो कह रहा है अगर आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, हाई इंटेलिजेंस लेवल है, मतलब आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है, या आपके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, आपके पास लार्ज स्पैन होगा। कितना स्पैन होगा, लार्ज स्पैन, मतलब आप बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करते होगे। पर इफ़ यू हैव लो इंटेलिजेंस लेवल, कि अगर आपके पास बुद्धि नहीं है उतनी, या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उतना, तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास क्या होगा, स्मॉल स्पैन होगा। कितना स्पैन होगा, स्मॉल। मतलब कि जाहिर सी बात है अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर भाई साहब आपने
आपका जो स्पैन होगा वो स्पैन छोटा होगा। फिर दूसरी चीज आती है क्या, दूसरी चीज आती है ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। क्या आता है, ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, कि भैया आपको एम्प्लॉयज पे, ठीक है, और एम्प्लॉयज को आपके ऊपर कितना भरोसा है। भरोसा अगर कैसा है, अगर ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट कैसा है, ट्रस्ट ज्यादा ट्रस्ट करते हो तो जाहिर सी बात है आप आंख बंद करके उसको काम दे दोगे और वो भी आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा, वो भी उस काम को करेगा। तो ऐसे केस में आपके पास जो स्पैन है वो कैसा स्पैन होगा, लार्ज स्पैन होगा। मतलब अगर आप ट्रस्ट ज्यादा करोगे तो आपके पास ज्यादा स्पैन होगा, और अगर आपके पास आप ट्रस्ट कम करोगे, मतलब लो ट्रस्ट, कि भरोसा नहीं करते आप उतना, तो जाहिर सी बात है आप हर किसी को काम बांटोगे नहीं, और काम बांटोगे नहीं तो आपका स्पैन भी कितना रहेगा, छोटा रहेगा। उसके बाद तीसरा कारण क्या आता है, तो तीसरा आता है सर नेचर ऑफ जॉब। क्या आता है, नेचर ऑफ जॉब, कि भैया काम किस टाइप का है। अब देखो जैसे अब हम तुम लोगों को पढ़ाते हैं, हम तुम लोगों को पढ़ाते हैं और डेली पढ़ाते हैं, तो भाई साहब जो हमारा काम है कैसा है, हमारा रूटीन वर्क हो गया। क्या हो गया, रूटीन वर्क हो गया। तो रूटीन वर्क में क्या होता है कि हमें अब आदत होगी पढ़ाने की। अब भाई हमारे सामने 100 हो, 50 हो, 70 हो, कितने भी बच्चे हो, हम सबको पढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा काम ही पढ़ाना है और हम डेली यही काम करते हैं। मतलब रूटीन अगर है तो स्पैन कैसा रहेगा, स्पैन रहेगा लार्ज स्पैन, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यही नहीं, कहीं भी कभी भी कुछ भी पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, इको पूछ लो, बीएसटी पूछ लो, अकाउंटेंसी पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, हम हमेशा क्या कर सकेंगे, उस व्यक्ति का प्रॉपर तरीके से हम डाउट सॉल्व कर पाएंगे। मतलब क्या, कि वो कुछ भी कहीं से भी कैसे भी पूछ ले, हम उसे हर तरीके से उसका जवाब देंगे, और हमारे अंदर फिर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा लोगों को हम इजीली कंट्रोल कर सकेंगे। मतलब क्या है कि अगर रूटीन वर्क है तो आप डेली कर रहे हो भैया प्रैक्टिस, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो ही, तो आपका स्पैन तो लार्ज रहेगा ही रहेगा। पर अगर आपका वो जो काम है वो रूटीन काम नहीं है, रूटीन काम नहीं है, कैसा है, स्पेशलाइज, मतलब कभी कभी, या फिर चैलेंजिंग जॉब कह सकते हैं। मतलब जैसे कंपनी ने कभी कभी आपको टारगेट दे दिया, चैलेंजिंग जॉब है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आपके पास उस चीज का क्या कहते हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस तो है नहीं, आप डेली तो कर नहीं रहे, तो आपको कंट्रोल करने में उतनी एफिशिएंसी आपकी नहीं रहेगी। इसलिए इसमें आपका स्पैन कैसा रहेगा, स्मॉल स्पैन। मतलब अगर रूटीन वर्क है तो लार्ज स्पैन, और अगर रूटीन वर्क नहीं है तो फिर स्मॉल स्पैन रहता है। इसके बाद अपना आता है जो फोर्थ और लास्ट फैक्टर है, विच इज एम्प्लॉयज का इंटेलिजेंस लेवल। देखो सबसे पहले आपके इंटेलिजेंस लेवल की बात की गई थी, अब बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज के इंटेलिजेंस लेवल की, कि भैया जो एम्प्लॉयज है उनका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। मतलब जैसे हम वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं, मान लो मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम बच्चे हमारे प्यारे बच्चे है ना, सारे सबॉर्डिनेट हो हमारे, है ना, अब हम तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर एक बात बताओ, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसका दिमाग ऑलरेडी तेज चलता है, वो बच्चा क्या करेगा, इजीली सब चीजों को कैप्चर कर लेगा, हमें उसमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और पढ़ने वाले अगर हमारे पास 200 बच्चे भी आ गए तो उतनी मेहनत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने अपना एक बार टॉपिक बताया, बच्चा खुद से पढ़ने की लगन है उसके अंदर, तो बच्चा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद अच्छे से स्कोर भी करेगा। लेकिन उसी जगह अगर बच्चे थोड़े से शरारती बच्चे आ गए तो उनको हमें एक स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा, एक पर्सनल टाइम देना पड़ेगा, एक पर्सनल अटेंशन देनी पड़ेगी हमें हर एक बच्चे को, और उन्हें समझाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि हम सभी लोगों को तो एक बार में बता नहीं पाएंगे। जैसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 100 बच्चे बैठे, हमने क्वेश्चन बताया, सब बच्चों ने प्रॉपर अटेंशन के साथ पूरा फोकस करके काम किया। लेकिन उसी बीच में जब 10 या 12 थोड़े वैसे बच्चे होते हैं जो बेचारे मतलब जिनका बेस क्लियर ना हो, या जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करी है, तो उन्हें हमें थोड़ा पर्सनल अटेंशन देना पड़ता है। तो उस केस में क्या होगा कि जहां हम 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उतने टाइम पे हम सिर्फ 1 या 2 ही बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मतलब क्या है, तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं, अगर एम्प्लॉयज का इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, इंटेलिजेंस लेवल हाई लेवल है, इंटेलिजेंस मतलब आपके सारे एम्प्लॉयज अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो स्पैन आपका क्या रहेगा, लार्ज स्पैन रहेगा। और अगर आपके सारे के सारे एम्प्लॉयज उतने इंटेलिजेंट नहीं है, लो लेवल है, तो स्पैन कैसा रहेगा आपका स्पैन रहेगा स्मॉल स्पैन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सर कुछ भी नहीं, जितने भी फंक्शन है ना, सबको एक साथ ला करके एक स्ट्रक्चर में कैद कर दो, बन गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा फायदा क्या है, तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा सर, सब एक साथ ही मिल जाएंगे आपको। दूसरा क्या, सारे काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इजी तरीके से और अच्छे तरीके से होंगे। तीसरा क्या है कि कोई भी अगर आपने ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आप इजीली ट्रेनिंग दे सकते हो। और चौथा क्या है, तो चौथा है सर कि आपने ऑर्गेनाइजिंग में अगर स्ट्रक्चर बना रखा है तो आपको सबका रोल क्लियर है, आपको कंट्रोल करने में हेल्प होएगा। कोई मिस्टेक करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा, फिर हम उसे तुरंत सही करवा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा अपना आज की क्लास में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमने क्या पढ़ा कि कैपेबिलिटी पावर होती है किसी भी मैनेजर की, कि वो कितने बंदों को
कंट्रोल कर सकता है। और ये पावर 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला, नॉलेज ऑफ मैनेजर, कि भैया मैनेजर कैसा है, मैनेजर पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है, और अगर उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो स्मॉल स्पैन रहेगा। दूसरा, ट्रस्ट, कि भाई अगर वो सबके ऊपर भरोसा ज़्यादा करते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कंट्रोल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सबके ऊपर भरोसा करके काम छोड़ देंगे, और सबके सब उनका भी भरोसा नहीं तोड़ेंगे तो वो भी काम करेंगे। फिर थर्ड है नेचर, कि जॉब किस टाइप की, अगर जॉब रूटीन है मतलब डेली काम कर रहा है तो भैया परफेक्ट में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सुना ही होगा तुमने, बंदा डेली काम कर रहा है तो परफेक्ट हो ही गया उसमें, तो लार्ज स्पैन रहेगा। लेकिन अगर जॉब चैलेंजिंग रहेगी तो लार्ज स्पैन नहीं रहेगा। लास्ट अपना पढ़ा हमने एम्प्लॉयज इंटेलिजेंस लेवल, की भैया जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनका दिमाग कैसा है। अगर उनका दिमाग अच्छा है मतलब हाई लेवल की इंटेलिजेंसी है उनके पास तो लार्ज स्पैन रहेगा, और अगर लो लेवल की इंटेलिजेंस लेवल है उनकी तो फिर क्या होगा, लो स्पैन मतलब स्मॉल स्पैन रहेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं अपने समाप्त, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ।